नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट के बारे में जानकारी देंगे। गिरोह बनाकर अपराध करने वाले बदमाशों के खिलाफ सरकार ने 1986 में गैंगस्टर एक्ट बनाया और लागू किया था। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट साल 1986 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की ओर से लाया गया था। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य उस वक्त जाने माने 2500 गैंगस्टर को सलाखों के पीछे डालना था, ताकि राज्य में शांति बनाई जा सके और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। इस एक्ट की धारा 2B के अनुसार गैंग का मतलब ऐसे लोगों का समूह है जो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हैं और जानबूझकर सार्वजनिक व्यवस्थाओं में बाधा डालना चाहते हैं। इस एक्ट में दोषी पाए जाने वाले गैंगस्टर को 10 साल तक की सजा और कम से कम 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसके साथ ही हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी अपराधी ने पहली बार भी अपराध किया है तो उस पर भी इसके तहत कार्यवाही की जा सकती है। ये तो थी गैंगस्टर एक्ट पर बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अगर आप भी हमारे साथ जानकारी लेना चाहते हैं तो फोन से डायल कर सकते हैं 0120612793 0120612793 इस नंबर के माध्यम से आप हमसे तमाम लीगल जानकारी ले सकते हैं। परमानंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गैंगस्टर की कानूनी परिभाषा क्या है? देखिए, गैंग जो शब्द है जी, इसका मतलब ये है कि अकेला क्राइम नहीं हुआ है। ये कुछ लोग मिलकर के जो क्राइम करते हैं उनको गैंगस्टर एक्ट में ले आया जाता है। और एक उसमें सामान्य तौर पर कहा जाता है कि 1 से 2 या 4 या 5 या 10 लोग होते हैं। वो एक गैंग बना लेते हैं और वो अपराध करने के बारे में सोचते हैं, पूरी उसकी रणनीति बनाते हैं, फिर वो उस पर काम करते हैं। उसी को ही गैंगस्टर एक्ट कहा जाता है जी। और जैसा कि आपने कहा कि 1986 में इस एक्ट को उत्तर प्रदेश में लाया गया था। जब ये 1986 में इस एक्ट को लाया गया था तो उस पर बहुत विवेचना हुई थी कि गैंगस्टर में किनको रखा जाएगा, किनको नहीं रखा जाएगा। तो उस समय सबसे बड़ी चीज आ गई थी, ये एक शब्द चला था, ये गैंगस्टर। गैंग में जो काम होते हैं 1-2 लोगों को मिला करके नहीं, बल्कि 3, 4, 5, 6 लोगों के समूह के साथ जो काम किया जाता है और ऐसा अपराध किया जाता है वो गैंगस्टर एक्ट के तहत आता है। उन्हीं को गैंगस्टर में रखते हैं। जी सर, ये तो गैंगस्टर की कानूनी परिभाषा हो गई। क्यों लाया गया था गैंगस्टर एक्ट, ये भी आपसे मैं जानना चाहूंगी। जी, मैं उसी बात पर आ रहा था कि क्यों लाया गया था। जब ये 1986 में एक्ट लाया गया था तब तो आप लोग शायद पैदा भी नहीं होंगे या रहे होंगे तो बच्चे रहे होंगे बहुत छोटे छोटे। उस समय की स्थिति ये थी कि आए दिन कहीं चोरी, कहीं हत्या, कहीं डकैती, कहीं लूटपाट और डाकुओं का इतना आतंक उत्तर प्रदेश में आ गया था कि आए दिन कहते थे कि डकैती यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर डाकू हो रहे हैं। एक से एक डाकू हो रहे थे जो गांव में लूटपाट करते रहते थे। शहरों में भी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक आईपीएस ऑफिसर ने एक इंटरव्यू दिया। उसने कहा कि गाजियाबाद में मैं जब एसएसपी था उस दौरान वहां पर बहुत सारे लोग बंबई से आते थे या कहीं से आते थे, वो जमीन खरीदते थे, वहां मकान बनवा लेते थे। लेकिन गैंगस्टर में ऐसे काम करने वाले थे, गैंग काम करते थे जो उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे, उनके मकान पर कब्जा कर लेते थे। पर वो जो लौटते थे तो देखते थे, कह रहे जिस मकान को, जिस जमीन को हमने खरीदा, जिस पर हमने बनवाया, वो तो हमारे कब्जे से बाहर चली गई। ऐसी स्थितियों पर रोकथाम के लिए ही गैंगस्टर एक्ट लाया गया। तो उस समय की स्थिति ये थी कि एक आप समझिए कि डाकुओं का आतंक उत्तर प्रदेश में आ गया था। उसी समय वीर बहादुर सिंह ने ये कहा कि नहीं, इसको सामान्य कानून के माध्यम से, सामान्य अपराध कानून के माध्यम से हम इस पर काबू नहीं पा सकते हैं। इस नाते हमको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कानून, एक असाधारण कानून ले आना पड़ेगा जिससे इन सारे लोगों के साथ
इफेक्टिवली डील किया जा सके और इनके साथ इनके खिलाफ कार्रवाई किया जा सके, इसके पीछे ये इतिहास है। जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि किन किन अपराधों में गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है? जी देखिए, अपराध की तो श्रृंखला जो है इसकी सूची बहुत लंबी है जी, लेकिन आम तौर पर मान लिया जाता है जैसे कोई भू माफिया हुआ, कोई डकैती का काम हुआ। बहुत सारी हमारी बहन बेटियां हैं जिनके साथ वो कह जाते हैं कि उनकी ट्रैफिकिंग होती है, उनको वहां से ले जाते हैं, उनको बाका फुसला करके उनको प्रोस्टिट्यूशन के पेशे में धकेल दिया जाता है। या बहुत सारी आप देखते होंगे घटनाएं ऐसी होती हैं कि पशुओं की तस्करी की जाती है और उनको बांग्लादेश भेज दिया जाता रहा। जी, तो ऐसी चीजों पर जिन पर तस्करी होती रही है, जिन पर ये प्रोस्टिट्यूशन का काम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती रही है, चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग नेपाल से कहीं से गांजा ले आते हैं और गांजा ले आकर के भांग ले आते हैं, अफीम ले आते हैं, अफगानिस्तान से आती है और उस अफीम को भेज करके, और इसे एक आदमी तो काम वो करता नहीं, उसके पीछे पूरा गैंग काम करता है कि जो अफीम ले आता है। ये सेक्शन 2B के अंतर्गत आता है कि जो ये ले आते हैं, कहीं से अफीम ले आते हैं, कहीं से गांजा ले आते हैं, कहीं से हमारी बहन बेटियों को ले जाते हैं और उनके साथ वो प्रोस्टिट्यूशन में उनको धकेल देते हैं। तो इन सारी चीजों को, अपराधों को, इनकी संख्या करीब 15 से 20 है जिसमें वो सारे लोग शामिल किए जाते हैं। लेकिन 5-7 ये मुख्य रूप से है जिसको कि गैंगस्टर एक्ट के तहत रखा जाता है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है इस एक्ट के तहत। जी परमानंद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि गैंगस्टर एक्ट पर सुनवाई के लिए क्या स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है, साथ ही ये कैसे काम करता है? जी देखिए, उसी गैंगस्टर एक्ट में ही दिया हुआ है जी, कि अगर सामान्य कोर्ट से ये इसकी सुनवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं है ना कि आप किसी को पकड़िए और फिर उसके चार्जशीट लगाइए, बेल हो गई, जमानत मिल गई, जमानत मिलने के बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं पाई। तो इस नाते इस एक्ट की महत्ता को, इसको और गंभीर बनाने के लिए इस चीज को ध्यान में रखा गया कि जहां चाहे सरकार, जब चाहे, जिस जिले में चाहे, अगर वो देखती है कि नहीं इसका ट्रायल होना चाहिए तो वहां पर स्पेशल कोर्ट की स्थापना होती है, वहां पर विशेष न्यायालय स्थापित किए जाते हैं और उस विशेष न्यायालय में इनका पूरी तरह से ट्रायल होता है, इन पर मुकदमे चलाए जाते हैं और उस मुकदमे के भी में समय मतलब ये समझ जाता है एक समय के भीतर उन पर का फैसला दे दिया जाता है कि हाँ ये गैंगस्टर एक्ट में आते हैं या नहीं आते। कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस कई लोगों के साथ, आप समझिए कि गलत ढंग से उनको गैंगस्टर एक्ट में रख देते हैं। तो इसी वजह से अगर वो गैंगस्टर एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट की स्थापना हुई है और स्पेशल कोर्ट इस चीज को देखता है कि नहीं इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए या इनके खिलाफ गलत ढंग से लगाया गया है, तो स्पेशल एक्ट पर निर्णय दे देता है और अगर वो निर्णय देता है तो उसी निर्णय के अनुसार काम होता है। इसी नाते इसके लिए स्पेशल न्यायालय बनाया जाता है। जी सर, ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति जब्त करने के प्रावधान के बारे में बताइए हमें, और कैसे एक्ट को संशोधित करके जब्ती को वैकल्पिक से जरूरी बनाया गया है? देखिए, ये सबसे जरूरी चीज है जी। मान लीजिए गैंगस्टर्स आ गए और उन्होंने संपत्ति को बटोर लिया किसी चीज पर, अब हम मुकदमा लड़ते रहे अपनी संपत्ति को लिए, तो वहां पर जिलाधिकारी को एक विशेषाधिकार दिया गया है कि जिलाधिकारी इस चीज को देखे कि इस व्यक्ति ने संपत्ति को अवैध ढंग से बनाया है, चाहे मूवेबल है, चाहे वह चल संपत्ति है, चाहे अचल संपत्ति है। अगर जिलाधिकारी के संज्ञान में बात आती है और जिलाधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि इसने गैंगस्टर के तरह से हमारी या किसी हमारे साथी की, किसी सिटीजन की, किसी नागरिक की वैध या अवैध ढंग से इसने चल या अचल संपत्ति को बनाया है, तो जिलाधिकारी को यह अधिकार दिया गया है धारा 8 के अंतर्गत कि वो उसकी संपत्ति को जब्त कर ले जी। और जब्त करने के बाद ही तब जाकर के उसकी रीढ़ की हड्डी टूटती है। अगर जब तक उसकी मान लीजिए संपत्ति जब्त नहीं हुई तो उसके परिवार के लोग और दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करके पुलिस में और कई तरीके से प्रभाव डाल करके नेताओं को भी लपेट में लेते हैं, अधिकारियों को भी लपेट में लेते हैं और वो उनके ऊपर एक तरह का दबाव डाल करके वो छूटने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे जरूरी चीज है कि उनको आर्थिक रूप से इतना उनकी कमर तोड़ दी जाए जी। कि वो फिर इसके लिए और आगे न बढ़ सकें। इसी नाते उसी गैंगस्टर एक्ट में प्रावधान किया गया है कि जिलाधिकारी अगर ये संतुष्ट होते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके गैंगस्टर गैंग की तरह से इसने एक गैंग के रूप में अपराध करके चल या अचल संपत्ति को जोड़ा है या जी। बनाया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके ये एक्ट चलाया जाना चाहिए। और उसके लिए कार्रवाई का मतलब यह है कि उसकी संपत्ति को जब्त किया जाना चाहिए। जी। तभी जाकर के इसको आप कायदे से इस पर इफेक्टिवली प्रभावकारी ढंग से इस एक्ट को लागू कर पाएंगे। जी, गैंगस्टर एक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधिकार क्या होते हैं सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, देखिए ये तो मामला अगर जुडिशियल हो गया तो इस कोर्ट में चला गया, लेकिन इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी ये होती है कि वो इस चीज को देखे कि एसपी के कोऑर्डिनेशन से उस जिले में वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक से देखे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने ये पहले लोग रखते हैं कि इस व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को अवैध ढंग से बनाया है और लोगों का दोहन किया है, दोनों लोगों के खिलाफ अपराध किया है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस बात का पता लगवाते हैं कि क्या वाकई ये व्यक्ति जो गैंगस्टर है और गैंगस्टर में इसने अनलॉफुल एक्टिविटीज किया है, ऐसा काम किया है जो कि लॉफुल नहीं है, तो उस व्यक्ति को अधिकार है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूरा अधिकार है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वो कोर्ट में सिफारिश करे और कोर्ट को रेफर करेगा। कोर्ट भी अगर रेफर कर देती है कि इसकी संपत्ति को आप जब्त कर लीजिए तो ठीक है। अगर कोर्ट नहीं भी कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट हो चुके हैं कि इसने संपत्ति को अवैध रूप से या आपराधिक ढंग से इसको बनाया है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें और पूरा संपत्ति को जब्त कर ले। जी सर, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इस एक्ट को सख्त क्यों माना जाता है और बेल के क्या क्या प्रावधान है इस एक्ट में। ठीक कहा आपने जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि अपराध के मामले में अपराधी को सबसे ज्यादा राहत कब मिल जाती है जी। कि वो कहते हैं कि बेल, एक पहले जस्टिस कृष्ण अय्यर का एक बयान था बहुत पहले, यह था कि जो बेल है वो हम लोगों को मिलना चाहिए, बेल इज ए नॉर्म, और जेल जो है, जेल इज एन एक्सेप्शन, यानी अपवाद स्वरूप जेल दिया जाना चाहिए। लेकिन वो एक बात ऐसी हो गई कि तब कही गई थी जबकि अपराध कोई बड़ा ढंग का काम नहीं था। आज की स्थिति ये है कि जब अपराध हो रहे हैं और अपराध को इस ढंग से बना दिया जा रहा है कि पूरे समाज के साथ अपराध किया जा रहा है, लोगों के साथ अपराध किया जा रहा है, उस अपराध से लोगों में आतंक और दहशत का माहौल पैदा कर दिया जाता है, तो उसमें ये देखना पड़ता है कि अगर उस व्यक्ति को बेल मिल गई तो बेल मिलने के साथ साथ ही वो व्यक्ति और अपराध में लिप्त हो जाएगा, और अपने नहीं होगा तो कम से कम अपने गुर्गों के माध्यम से वो अपराध कराता रहेगा। इसी नाते जो ये एक्ट है उसमें बेल का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि बहुत ही कोई मामला ऐसा ना आ जाए, किसी की माँ मर गई हो, किसी का बाप मर रहा हो, किसी की कोई ऐसी स्थिति आ गई हो, या वो व्यक्ति इतना गंभीर रूप से कोई बीमार हो गया है, लग गया है, तब तो उसको एक तरह से छोटी समय के लिए दे दिए जाते हैं बेल। लेकिन वह बेल बहुत कम समय के लिए और बहुत ही आप समझिए कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वो बेल दी जाती है, अन्यथा इसमें बेल का कोई प्रावधान नहीं है। जी ये है सर, आपने मुझे बता दिया कि बेल के क्या क्या प्रावधान है एक्ट में, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि एक्ट में सजा के क्या क्या प्रावधान है। जी, एक्ट में सजा का यह है कि अगर व्यक्ति गैंगस्टर एक्ट में पाया जाता तो 1986 के कानून के तहत 2 वर्ष से कम के कम और 10 वर्ष की सजा दी जाती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति और दोबारा पाया गया है किसी अपराध में तो उस व्यक्ति की कम से कम 3 साल की सजा और आजीवन सजा इसमें दी जा सकती है। 10 वर्ष की बात तो नहीं, आजीवन सजा उसको दी जा सकती है। ये इस एक्ट में ये प्रावधान है। ये चीज को देखना पड़ता है कि कैसा अपराध, कितना गंभीर, और ये एक सबसे बड़ी चीज इसमें ये कही दी गई है जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। उस फैसले के तहत अगर कोई व्यक्ति एक भी क्राइम करता है, कई लिप्त एक छोड़ दीजिए, 2-4 क्राइम की बात नहीं है, अगर एक भी क्राइम करता है और उसमें वो संलिप्त पाया जाता है
तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है, लगाया जाता है, और कई ऐसे फैसले आ चुके हैं जिसमें लगाया भी गया है। जैसे कोई मान लीजिए एक बेटी आती है बहू, और वो उसकी शादी होती है और ऐसा उसके साथ वो जला दी जाती है, कई बार उसके साथ इतना जघन्य अपराध किया जाता है, अमानवीय तो क्या कहते हैं, वो जानवरों से ज्यादा गंभीर अपराध किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? गैंगस्टर एक्ट नहीं लगाएंगे कि गैंग के साथ 2-4 साथ मिल करके उसके साथ उन्होंने रेप किया, उसके साथ उन्होंने उसकी हत्या कर दी, तो उसमें तो गैंगस्टर एक्ट लगाना ही पड़ेगा। और ऐसे गैंगस्टर एक्ट में क्या बेल दे दी जाएगी? बेल अगर दे दी जाती है तो पूरे कानून का मकसद, पूरे कानून का उद्देश्य ही अपने आप में विफल हो जाता है। इसलिए ये ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे अपराध में, ऐसे जघन्य अपराध के लिए कभी भी बेल न दी जाए, ये चीज का प्रावधान है। जी सर, साल 2015 में गैंगस्टर एक्ट को मजबूत किया गया था, किन किन बिंदुओं पर एक्ट में बदलाव करके मजबूत किया गया था, मैं वो भी जानना चाहूंगी आपसे। देखिए 2015 जो एक्ट का बदलाव किया गया है, वैसे तो 1986 के बाद कई बार इसमें परिवर्तन हो चुका है। जी, जब 1986 में ही वो वीर बहादुर सिंह की सरकार इस चीज को ले आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई चीज को कहा था। लेकिन आज ये स्थिति आ गई है कि 2015 में इस पर संशोधन किया गया। अब 2015 में जो संशोधन किया गया उसमें ये देखा गया कि पुलिस को इतने अपरिमित और असीमित अधिकार न दिए जाएं कि किसी भी इनोसेंट और निर्दोष व्यक्ति को वो इस एक्ट के तहत बंद कर दे। लेकिन ये भी साथ में देखा गया कि बहुत सारे अपराध इसमें जोड़ दिए गए और उन अपराधों को शामिल किया गया जिनसे जो इससे बाहर हो गए थे। तो इसमें 2015 में इसको और स्ट्रेंथन किया गया और इसको मजबूत किया गया, और उस मजबूती में ये आया कि कई ऐसे अपराध को जोड़ दिया गया कि जिससे कि उसको, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग माने अब ये है कि हमारे कोई लोग यहाँ मिल करके और बैठ करके देश विदेश में लेकर के और वहाँ गैंग बना करके ले, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ऐसे लोगों से दाऊद इब्राहिम से उनका संबंध है और यहाँ से लेते हैं और पैसा वहां भेजते हैं या पैसा उधर से ले आते हैं दूसरे ढंग से काम कर। तो ऐसे कई अपराधों को जोड़ा गया, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें एक उदाहरण है कि उनको भी जोड़ दिया गया और उसको मजबूत बनाया गया कि जिससे कि कानून और व्यवस्था को ठीक से रखा जाए और दोषियों को दंडित किया जा सके। दोषियों को इसलिए दंडित किया जा सके कि दूसरे लोग इस तरह के अपराध में संलिप्त न हो। जी, इस चीज का खास ध्यान रखा गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया परमानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।